जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार ओनली सिविल सर्विस गिरी पर ओसीएस गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है सिविल सर्विस से संबंधित, तो ये विश्व का भूगोल तो सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इनके आधार पर सही प्राकृतिक प्रदेश की पहचान कीजिए। यह सामान्यतः 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यह सभी महाद्वीपों में विस्तृत है और यहाँ वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु प्रायः शुष्क होती है। कम वर्षा तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बावजूद भी यहाँ सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो फिट हो रहे हैं आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश पे, जो सी नंबर पे है भूमध्य सागरीय प्रदेश, है ना। और क्योंकि देखिए इसमें क्या है, अगर हम भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात कर लें तो ये तो 0 से 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो तापमान थोड़ा ज़्यादा ही रहता है ना, ये नहीं हम कहें तो ऐसे आमतौर पे ज़्यादा क्या, ये टोटल अगर हम कहें तो आमतौर पे 27 डिग्री के आसपास का इसका होता है, बहुत अधिक नहीं होता है अपेक्षाकृत अभी इसके, और अन्य जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका जो ऑप्शन मानसूनी प्रदेश की बात कर लें तो मानसूनी प्रदेश भी 40 तक होता है, लेकिन वो 10 से लेकर के है ना, 10 से 40 के बीच में। तो 10 से 40 के बीच में मानसूनी प्रदेश पाया जाता है। और यहाँ पे वर्षा जो है वो 40 से 200 के बीच में बरसात होती है, 40 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, के बीच बरसात होती मानसूनी प्रदेश में, है ना। और बाकी तापमान इसका भी 27 तक होता है, 10 डिग्री से 27 डिग्री तक मानसूनी की बात करें तो। ये पूरा ऐसा ग्लोब होता है, इस पे ऐसी पेटियां होती हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन ये होने लगता है कि डिग्री जो है आसपास में ही रहते हैं सब, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस है इसमें, उसी के अंदर ऐसा होता है, तो कन्फ्यूजन होने लगती है ना। चलिए अच्छा, सवाना की भी बात करने लगे हाथ, तो सवाना में क्या होता है, और जो इसका विस्तार है वो 10 से 30, ठीक है, यानी इससे कम, यानी 10 से 30 सवाना प्रदेशों की बात कर लें तो 10 से 30 डिग्री तक इसका विस्तार होता है। और अगर बरसात की बात कर लें तो ये 25 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है इसमें, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग का करेक्ट आंसर फिलहाल भूमध्य सागरीय प्रदेश है ना, 30 से 40 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश दोनों तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह हो जाएगा दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूपृष्ठीय ताप व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। और हम लोग को क्या करना है, असत्य ढूंढना है, ठीक है, असत्य कथन को ढूंढना है। तो भूपृष्ठीय ताप व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है, ठीक है। ताप व्युत्क्रमण ध्रुवीय क्षेत्रों में प्राय नहीं पाया जाता है, तो ये गलत यही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ताप व्युत्क्रमण के लिए सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रातें व शांत वायु आदर्श दशाएं हैं। सही है, हमें असत्य ढूंढना था तो केवल दूसरा, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं, तो हम लोगों को क्या इसमें सही वाला ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही बनते हैं और तीव्र वायु व तापमान और प्रवणता इसकी विशेषता है, ठीक है।
उसके बाद वायु उष्ण वाताग्र के साथ स्तरीय मेघ और शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। सही। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्रों के साथ बनते हैं। तीनों के तीनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है पूरा अगर हम जैसे इसमें अक्षांश होते हैं, वाताग्र होते हैं, ठीक है, तो ध्रुवीय तरफ से जाते हैं, इसका 30 से 40 ऐसे विस्तार होता है। चलिए फिलहाल हम लोग का करेक्ट आंसर सभी हो गए ये सभी। तो नेक्स्ट देखते हैं। और अगर हम टोटल वाताग्र की बात करें तो ये 4 वाताग्र होते हैं, है ना। अगर वाताग्र की बात करें तो 4 वाताग्र हो जाते हैं। एक तो आपका उष्ण वाताग्र हो जाएगा, उष्ण वाताग्र, दूसरा शीत होता है, तीसरा स्थायी हो जाता है, और चौथा लास्ट जो होता है वो अधिवृष्टि। ठीक है। तो 4 वाताग्र होते हैं, बाकी 3 क्षेत्र होते हैं इनके वाताग्र क्षेत्र। तो चलिए अच्छा हम लोग आगे चलते हैं। भू अविपेक्षी पवनें समदाब रेखाओं के समांतर बहती हैं। इन पवनों के विकास के लिए निम्न में से कौन सी दशाएं होना आवश्यक है? सीधी समदाब रेखाएं होनी चाहिए, और ठीक है समदाब रेखाएं होनी चाहिए। घर्षण बल शून्य होना चाहिए, होना ही चाहिए। पवनों का चक्रवातीय परिसंचरण नहीं, पवने चक्रवाती में तो रहेंगे तो सीधी सी बात है ये होना पॉसिबल नहीं है कि समदाब हो, है ना। तो समांतर बहती हो तो हो ही नहीं सकता। कुल मिला के यही पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। ठीक है। तो भूविक्षेपी पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं, तो इसमें सीधी समदाब रेखाएं होनी चाहिए, घर्षण बल शून्य होना चाहिए। ये इसके डेवलपमेंट के हम कहें तो कंपोनेंट्स हैं जरूरी। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित वायुमंडलीय या महासागरीय दशाओं पर विचार करेंगे। तो देखते हैं उच्च सापेक्ष आर्द्रता, यहाँ उष्णकटिबंधीय बात हो रही है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो उच्च सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए, विषुवत रेखा से 5 अक्षांश दूर स्थित होना चाहिए, उच्च समुद्री तापमान होना चाहिए। तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जरूरी हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। पृथ्वी के विषुववृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है। इसका मुख्य, अभी देखिए वही बात थी, देखिए पृथ्वी के विषुववृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है। कारण क्या है? तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके रीजन है, तो देखते हैं हम लोग। और विषुववृत्तीय क्षेत्रों की अपेक्षा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कम बादल पाए जाते हैं। यही जरूरी कंपोनेंट्स है। देखिए इसमें क्या है, जो विषुववृत्तीय क्षेत्रों में बादल बहुत कम होते हैं अपेक्षाकृत उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के, तो इसलिए वहां पे गर्मी अधिक होने लगती है। तो बस उसमें और कुछ देखना ही नहीं, करेक्ट आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट 7वां हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या ढूंढना है इसमें हम लोगों को? सही। ठीक है, सही कथन सर्च करना है। तो अति आर्द्र वायु के धरातल के पास छोटे छोटे धूल कणों के ऊपर संघनन से कुहरे का निर्माण होता है। यह वहां प्रबल होता है जहां गर्म वायु ठंडी वायु के संपर्क में आती है। तो ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट, कुहासा अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। फिलहाल आमतौर पे हम कहें तो झील, नदियां, है ना, ये सब, यानी हम कहें तो जहाँ पे उच्च आर्द्रता हो, ठीक है, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में, आमतौर पे हम कहें तो मैदानी क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र पे पाया जाता है कुहासा। बाकी आगे क्या है इसका कंडीशन, इसमें गर्म वायु के ठंडी ढाल के संपर्क में आने से निर्मित होता है, लेकिन इसमें नमी की मात्रा कोहरे की तुलना में कम होती है।
तो ठीक है, ये तो है कुहासा के बाद ही कोहरे का निर्माण होता है। फिलहाल ये ऐसे ही गलत हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट देके। देखिए होता क्या है, नदियों झीलों मैदानी वाले क्षेत्रों में खेतों में ऐसे आप देखेंगे नमी पा करके संघनित होने लगता है, संघनन होने लगता है और वो कुहासा बन जाता है। और अगर धूप होती है तो बहुत जल्दी ये वाष्पित भी हो जाता है। लेकिन वही मात्रा बढ़ जाए और 1 किलोमीटर के दायरे के बाद दिखना बंद हो तो वहाँ से हम उसे कोहरे का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो कोहरे और कुहासा में ये अंतर है। इसका व्यापक क्षेत्र या और व्यापक रूप को हम कोहरे का नाम दे देते हैं। ठीक है, कुहासे को। तो फिलहाल इसमें जो है करेक्ट आंसर हम लोग का पहला हो जाएगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित यानी स्तरीय कपासी बादल ये सफेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की सतह दिखाई देती है। और ये बरसाती बादलों की बात हो रही है ना, तो हमें क्या बताना है इसमें से? सही सुमेलित। ठीक है, तो पहला सही है। स्तरीय कपासी बादल जो होते हैं सफेद और भूरे रंग के होते हैं और पतले होते हैं, ये गोलाकार धब्बे के जैसे। उच्च कपासी बादल, इसके बारे में देखते हैं। देखिए स्तरीय कपासी बादल और उसके बाद उच्च कपासी बादल, ये इसे मैकेरल स्केल एवं मेयर टेल भी कहा जाता है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है, ये काफी गहरे होते नहीं हैं। देखिए इसमें क्या है, इसकी बात अगर हम करें तो उच्च कपासी बादल की, तो यहाँ भी क्या होता है कि पतले ही बादल होंगे, है ना, इंद्रधनुष के जैसा इसमें प्रतीत होने लगता है। तो पतले गोलाकार ही होते हैं, तो पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं ये भी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन सफेद और भूरे होते हैं, तो ये इंद्रधनुष के टाइप का होता है। ठीक है, बस इतना अंतर है उच्च कपासी में। तो फिलहाल ये हम लोग का गलत हो गया है, पहला सही है। आगे देखते हैं, उच्च स्तरीय बादल या मोटे भूरे अथवा नीले पर्दे जैसा दिखाई पड़ता है, जिससे चंद्रमा अथवा सूर्य अस्पष्ट एवं धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। तो सही है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 9वां हो जाएगा ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 उत्तरी अक्षांश से भूमध्य रेखा के बीच वाले भागों, पहले हम लोग देख लें क्या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हम लोगों को इसमें से सही वाला ढूंढना है। तो देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 उत्तरी अक्षांशों से भूमध्य रेखा के बीच वाले भागों में बहने वाले पवनों को सनमार्गी पवनें कहते हैं। तो ये सही बात है, 30 से 35 उत्तरी अक्षांश से भूमध्य रेखा के बीच में जो पवनें बहती हैं वो सनमार्गी पवनें कहलाती हैं। उसके बाद और इन सनमार्गी पवनों के उत्तरायण की भारत में मानसून की उत्पत्ति में भी भूमिका है। और ये अगर आप इसको वर्ल्ड मैप समझें, ये भूमध्य सागर है, सॉरी भूमध्य रेखा है, और यहाँ पे आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी क्षेत्र पे है भारत। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 30 से 35 यानी कि इधर से पवनें चलती हैं, और जब वापस होती हैं तो यहाँ से फिर मानसून गर्म हवाएं लेके और फिर यहाँ से यानी कि आर्द्रता सोखती हैं यहाँ हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, तो वहाँ से फिर बादलों का निर्माण होकर बारिश होने लगता है। तो ये है कि इन सनमार्गी पवनों के उत्तरायण की भारत में भूमिका है मानसून के लिए। सही बात है। अधिकतर गर्म मरुस्थल सनमार्गी पवनों के प्रवाह क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। देखिए गर्म मरुस्थल सनमार्गी पवनों के प्रवाह में ही पाए जाते हैं, ये भी सही है। और ये गर्म हवाएं ही मानसून बनाती हैं जब वो ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां से उन्हें जलवाष्प वगैरह अवशोषित करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे तीनों सही हो गए हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं आगे, और ये आखिरी है लास्ट। जायरे से नीदरलैंड जाते समय, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है।
जायरे से नीदरलैंड जाना है, यानी कि आपको अफ्रीका महाद्वीप से यूरोप तक जाना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं आगे फिर क्या है। निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है? तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या करना क्या है इसमें। ठीक है, तो पहले क्या है, भूमध्य रेखी जलवायु। तो सही बात है, भूमध्य रेखी 10 यानी कि 0 से 10 तक है। और हम लोग कहाँ हैं अभी? अफ्रीका महाद्वीप में है। तो कांगो या जायरे ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। भूमध्य सागरीय जलवायु, अगर हम भूमध्य सागरीय जलवायु की बात कर लें तो ये तो 30 से 45 इसका होता है। और इसी का अगर हम कहें तो चीन तुल्य भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये विस्तार की बात हो रही है। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, अगर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु की बात कर लें तो या उष्ण कटिबंधीय, तो ये हो जाता है 15 से 30, यानी यहाँ से ये अलग ही हो गया 15 से 30, ये 0 से। और ये अभी इसको देख लेते हैं पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ये तो हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं उत्तर की ओर, यानी कि यूरोप में। तो इसका 45 से 60 के बीच में विस्तार होता है, 45 से 60। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, फिर चौथा। तो पहला, तीसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो यानी कि देखिए 1 3 2 4, 1 3 2 4, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 3 2 4 करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और भी चीज़ों की बात कर ले अगर इसमें, अगर मानसूनी जलवायु की बात कर लें तो वो मानसूनी, तो उसका भी जो विस्तार है वो 10 से 30 के बीच में ही होता है, 10 से 30 के बीच में दोनों तरफ है ना। और बाकी समाना है, मानसूनी की बात हो रही है। सवाना और मानसूनी दोनों का विस्तार एक ही जैसा है। ठीक है, उसके बाद उपोष्णों का हो गया। प्रेयरी की बात कर लें तो 40 से 60 के बीच में होता है। ठीक, प्रेयरी का 40 से 60 के बीच का विस्तार है। उसके बाद आपका स्टेपी तुल्य आ जाएगा। तो स्टेपी तुल्य जो होता है इसका हो जाता है 45 से 60, जो अभी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु का था। ठीक है, 45 से 60। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात कर लें सेंट लॉरेंस का, तो उसका 40 से 60 हो जाता है। सेंट लॉरेंस का 40 से 60। तो और नेक्स्ट बात कर लें टैगा, फिर टुंड्रा। टैगा तो हो जाता है 50 से 65, उसके बाद 66 टुंड्रा हो जाता है। ठीक है, ये लोग उत्तर में पाए जाते हैं, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की ओर। तो टैगा और टुंड्रा, अगर टैगा की बात कर लें तो 50 से 65 और इसके बाद 66 प्लस, सब उत्तर की ओर पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग का आंसर जो था ए नंबर हो गया था। और यहाँ पे आपका ये सेट समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेंगे, ऑल पे क्लिक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।